हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी सेंटर स्टेट रिलेशन और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत बर्निंग इशू जो डिकेड से बेसिकली लगातार चला आ रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कम्युनिटीज और खासतौर से चकमाज एंड हजोंग्स की जो प्लाइट है, इशू है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रिएक्शन रहा, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्या रियल अंडरलाइंग इश्यूज हैं जिसकी वजह से चकमाज और हजोंग्स, चाहे वो असम में हो या अरुणाचल में हो, इनके खिलाफ बार बार बेसिकली लगातार पिछले 3 डिकेड से भी ज्यादा प्रोटेस्ट होती रही हैं। और कई बार लोगों का यह भी कहना है कि जिस सिचुएशन से इनको गुजरना पड़ा है या अभी जो इक्वेशन बन गई है खासतौर से डेमोग्राफी को लेके, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों कम्युनिटीज खासतौर से चाहे चकमाज हो या हजोंग्स हो, ऐसा लगता है दीज आर पीपल विदाउट ए स्टेट, मतलब शायद किसी स्टेट को बिलोंग ना करते हो, क्योंकि इनको जो बहुत सारे राइट शुरुआत में दिए गए थे या मिलने चाहिए थे वो धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट की वजह से खत्म कर दिए गए। इश्यू को समझने की कोशिश करें इससे पहले, अगर आप इस बेसिकली लेक्चर या किसी भी लेक्चर की प्रेजेंटेशन चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, पहले लिंक को क्लिक करेंगे, इंग्लिश में आप पीडीएफ पीपीटी ले सकते हैं, सेकंड लिंक के थ्रू आप सेम पीपीटी हिंदी में ट्रांसलेटेड फॉर्म में आप ले सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज में क्यों बना रहा, एक मेजर बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया कि क्यों ना चकमाज और हजोंग्स की स्पेशल सेंसस कैरी आउट करवाई जाए ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ताकि पता लगाया जा सके कि नंबर्स बेसिकली इनके क्या हैं। मामला तूल पकड़ने लगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से गुहार लगाई गई कि कहीं ये एफर्ट हमारे रेशियल प्रोफाइलिंग को लेकर तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंटरवीन किया और इस स्पेशल सेंसस को अभी के लिए रुकवा दिया गया। कई बार वायलेंट एजिटेशंस हुए असम में 1979 और 1985 के बीच में, और सिर्फ असम तक ही लिमिटेड नहीं रहे, इसका एक डोमिनो इफेक्ट हुआ। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां तक भी वायलेंट एजिटेशंस लगातार बेसिकली स्प्रेड होते हुए देखे गए। जो एजिटेशंस थी ज्यादातर स्पीयरहेड की गई स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा, और इनका बेसिकली पर्टिकुलर एम था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इलीगल इमिग्रेंट्स का रेफरेंस बेसिकली इनका था जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं जो इमिग्रेट होकर हमारे कंट्री में आ गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ गए हैं, इनको वापस वहां से हटाया जाए। और इनका क्लेम यह रहा कि इतनी लार्ज बेसिकली संख्या में पॉपुलेशन में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आके सेटल होना शुरू हो गए हैं कि हमारी या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं उनको ये आउट नंबर करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसा बेसिकली परसेप्शन बनने लगा, डर बनने लगा कि कहीं ऐसा नहीं, अगर ये इनफ्लो बांग्लादेश से ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं वो कहीं ऐसा ना हो सबऑर्डिनेशन या सबऑर्डिनेट पोजीशन पे आ जाएं, हम आउट नंबर हो जाएं, हमारी कल्चरल वैल्यूज बेसिकली सबऑर्डिनेट हो जाएं, या हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होना हो शुरू हो जाए, या पॉलिटिकली बेसिकली हम मार्जिनलाइज हो जाएं। अभी की जो प्रेजेंट डे हिल स्टेट्स हैं ये उस वक्त जनरली जो ये राइट्स या वायलेंट एजिटेशंस हुआ करती थी असम में 1979-1985 के बीच में, 1960 से मैं कहूंगा शुरू हुई, 1970s में ये और तूल पकड़ने लगी। इनसे असम के अलावा जो बाकी स्टेट्स रही थोड़ा सा बेसिकली अनटच्ड ही रही, और उस वक्त पॉलिटिकली चार्ज एक नारा दिया गया बंगाल खेड़ा, जिसका मतलब है कि बेंगालीज को आप चेज आउट करिए, बाहर निकालिए, बेसिकली कैंपेन। और थोड़ा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, तभी बेसिकली आप अप्रिशिएट कर पाएंगे इस चकमा एंड हजोंग के इमिग्रेंट रिलेटेड इशू को बहुत डीपली। 1979 जब बेसिकली असम में पहली बार एजिटेशन स्टार्ट हुई इस बात को लेके कि एक्चुअली जो इलीगल बांग्लादेशी सेटल हो गए हैं असम में, इनको बाहर निकाला जाए, इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, और इसमें बेसिकली नारा दिया गया बंगाल खेड़ा, मतलब चेज आउट बांग्लादेशीज। ये जो एजिटेशन स्टार्ट हुई असम में, इसमें जो बंगालीज हैं शिलोंग के या मेघालय के, उनको भी कई दिक्कतों का या विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। इसके बाद कई बार बीच बीच में ये कम्युनल वायलेंस कंटिन्यू रहा 1979 से 1990s के बीच में, और इस पूरे कम्युनल वायलेंस में कई सारी और नॉन ट्राइबल जो कम्युनिटीज थी, चाहे वो बिहारीज हो, मारवाड़ीज हो, नेपालीज हो, पंजाबीज हो, सिंधीज हो, जिनको डकार समझा जाता था, मतलब आउटसाइडर्स, बाहरी लोग समझाता था, इनको भी कई बार टारगेट किया गया। 1987 में सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और 1987 में सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पूरे साल ही असम में कर्फ्यू या आसपास के एरियाज में कर्फ्यू लगा रहा।
असम में जो एजिटेशन स्टार्ट हुई 1979 में, अब ये अरुणाचल प्रदेश में भी फैलती हुई दिखाई दी। और ये जो पॉलिटिक्स है जेनोफोबिया की, ये जनरली 4 कम्युनिटीज के अगेंस्ट ही टारगेटेड होती दिखाई देती है। एक, चकमास, हजोंग्स, तिब्बतन्स एंड योबिन्स। और ऐसा माना जाता है कि चारों ही कम्युनिटीज जब अरुणाचल प्रदेश, जो पहले असम का पार्ट था और इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या NEFA कहा जाता था 1972 तक, 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना और फाइनली 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना। उससे पहले ही, मतलब अरुणाचल प्रदेश के खुद के असम से अलग होने और एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी या स्टेट बनने से पहले ही, ये चारों जो कम्युनिटीज हैं, चकमास, हजोंग्स, तिब्बतन एंड योबिन्स, वहां पर सेटल हो चुकी थी। ये जो चारों कम्युनिटीज हैं, ये अगर आप देखें तो आज का प्रेजेंट डे जो चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, जब नेफा उस वक्त 1965 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा गवर्न किया जाता था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 1972 तक गवर्न किया जाता था। 1972 में जब नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया को डिमार्केट करता है, जब यूनियन टेरिटरी बना, बाद में फाइनली स्टेट बना, अपनी गवर्नमेंट आई, उससे पहले ही ये चारों कम्युनिटीज वहां पे इमिग्रेशन के थ्रू या एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटेंशनली वहां पे सेटल करवाने के थ्रू सेटल हो चुकी थी। एक एक कम्युनिटी का ओरिजिन समझते हैं। जैसे जो योबिन्स हैं, जिनको पहले लिसुअस भी कहा जाता था, ये कहां से आई थी? ये नदर्न म्यांमार से माइग्रेट होकर इंडिया में आई। तिब्बतन्स का जो माइग्रेशन है, ये 1959 में स्टार्ट हुआ, जब 14 दलाई लामा है, उनको बेसिकली फ्ली करना पड़ा या तिब्बत से जाना पड़ा लहासा से। और 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, उस वक्त तिब्बतन्स का जो माइग्रेशन रहा तिब्बत से इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, वो और ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए अगर आज की डेट में आप देखें तो जो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशंस हैं तिब्बतन पॉपुलेशन के, वो आज की डेट में वेस्ट कमांग या तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे देखे जाते हैं। जो बुद्धिस्ट चकमास हैं और हिंदू हजोंग्स हैं, ये कहां से आए होंगे? ये बेसिकली दोनों आए आज का जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहां से। जो कम्युनल वायलेंस है 1964 का, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है कप्ताई डैम का करनहोली रिवर पे, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा चकमास जो चिटागोंग हिल ट्रैक से बांग्लादेश, वहां से डिस्प्लेस हुए इस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से। कप्ताई डैम जब बना और 1 लाख से ज्यादा जब चकमास वहां से डिस्प्लेस हुए, तो उन्होंने मूव करना बेसिकली शुरू कर दिया आसाम या नेफा या अरुणाचल प्रदेश के एरियाज की तरफ, या और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। सिमिलर टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो 1000 से भी ज्यादा बेसिकली जो हिंदू हजोंग्स थे, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से वो क्रॉस होना शुरू हुआ माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। कई सारे जो चकमास माइग्रेट होने लगे इन बेसिकली कम्युनल वायलेंस ऑफ 1964, या जो कप्ताई डैम बेसिकली बनाया गया, कर्णापुली रिवर, 1 लाख से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली सेटल हुए मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि अगर आप देखें ज्योग्राफिकली तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स के आसपास या कंटेजियस ही या लगातार बेसिकली कंटिन्यूटी में है। जो फ्लो है चकमास का अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में 1969 तक लगातार चलता रहा। इसके बाद बाकी जो चकमास आए वो ज्यादातर बिहार के गया एरिया से, जहां पर उनको यूनियन गवर्नमेंट ने पहले सेटल करने की कोशिश की, वहां से भी बेसिकली फिर फ्लो हमने देखा गया उन चकमास का बिहार के गया से, अब बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा एटसेट्रा इन एरियाज में। टाइम के साथ जो चकमा हजोंग्स हैं, ये एक पॉलिटिकल इशू बेसिकली कन्वर्ट होया बनने लगा, ह्यूमैनिटेरियन इशू के बजाय। स्टार्ट हुआ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू की तरह, क्योंकि रिहेबिलिटेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशंस हुए, कम्युनल वायलेंस हुआ, जिनकी वजह से 1.25 लाख 1.5 लाख चकमा और हजोंग बेसिकली बांग्लादेश से स्टार्ट हुए माइग्रेट होना मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेनली अरुणाचल प्रदेश। लेकिन धीरे धीरे जब डेमोग्राफी चेंज होने लगी, इमोशंस चेंज होने लगे, सेंटिमेंट्स चेंज होने लगे, और ये जो ऑपोजिशन बढ़ने लगा लोकल पॉपुलेशन का, ये जो कंटिन्यूड सेटलमेंट रहा चकमास का अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में, तो अरुणाचल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्पेशल सेंसस के लिए डिक्लेयर किया दिसंबर 11 से 31 2021, और जिसमें जो चकमास और हजोंग 1969 तक अरुणाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही
लार्ज बेसिकली नंबर्स में सेटल हो चुके थे, उनको यह डर सताने लगा कि कहीं स्पेशल सेंसस के थ्रू हमारी रेशियल प्रोफाइलिंग तो नहीं की जाएगी। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया CDFI ने अप्रोच किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और पीएम ऑफिस ने इंटरवीन करके अभी सेंसस को होल्ड पे रुकवा दिया, लेकिन अभी भी एक बड़ा सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट इन टाइम हो गया कि किस तरीके से माइग्रेशन हुआ इन 4 कम्युनिटीज का, क्यों ये 2 पर्टिकुलर बेसिकली कम्युनिटीज बार बार लाइमलाइट में आती हैं, कैसे एजिटेशन या कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुए जो असम से बेसिकली स्टार्ट हुए, बाद में अरुणाचल में भी फैल गए। फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा रिफ्यूजीज गो बैक का सेंटिमेंट। अगर आप बेसिकली देखें डॉक्यूमेंट्स, कमिटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द चकमास एंड हजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश या CCR-CHAP, उनके हिसाब से न्यू दिल्ली ने रफली 36,000 चकमास और हजोंग्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए और उनको उस वक्त जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो आज का अरुणाचल प्रदेश है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या न्यू दिल्ली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटल उनको करवाया। और ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स 36,000 की पॉपुलेशन को उस वक्त इशू की गए, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उस वक्त उनकी जो एंट्री थी इंडिया में उनको शायद लीगल माना गया हो। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंटर की उस वक्त की डिसीजन मेकिंग या थॉट प्रोसेस या विलिंगनेस को शायद किसी ना किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता हो कि शायद इस माइग्रेंट्स को या जो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है अलग अलग इश्यूज की वजह से, जिसकी वजह से इनको फोर्स होना पड़ रहा है इंडिया की तरफ माइग्रेट होना, इसको हम हो सकता है इंडिया में सेटल करवाने में और फ्यूचर में अगर अप्रोप्रिएट लगेगा तो इनको इंडिया के सिटीजन्स मानने के डायरेक्शन में। लेकिन जो इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है हमारी, जिसमें ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन या AAPSU या आपसू जिसको कहा जाता है, इन्होंने कहा कि ये जो इमिग्रेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो ये चकमास और हजोंग्स बार बार रेफर करते हैं कि जब हमने इंडिया में एंटर किया हमें इशू किए गए, लीगल एंट्री हमारी मानी गई, उन्होंने कहा ये इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, ये इनवैलिड हैं, क्योंकि हम इनको नहीं मानते, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इशू किए रिहैबिलिटेशन या सेटल करवाने के वक्त, तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव से या हमारी बेसिकली ट्राइबल लीडर से किसी तरह का कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। और उन्होंने यह भी कहा कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड स्टे है, रिफ्यूजीज आते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जिसको BEFR कहा जाता है 1873, जिसमें रूल बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि अगर कोई भी विजिटर या कोई भी आउटसाइडर अगर इन सारी स्टेट्स को विजिट करता है तो उसको एक टेम्पररी ट्रेवल डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ा होगा जिसका नाम है ILP, इनर लाइन परमिट, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी एप्लीकेबल था। इन किसी ने भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस इनर लाइन परमिट सिस्टम को क्यों इंप्लीमेंट नहीं करवाया, या अगर इनको हमारे यहां आना भी था तो इनको टेम्परेरी बेसिस पे एज एन आउटसाइडर इनर लाइन परमिट, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1873 उस वक्त फोर्स में था, उसके थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। इनको परमानेंटली आप सेटल नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअली BEFR 1873 का ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, इनको उसका वायलेशन के तौर पे भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन या आपसू बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। जो चकमा हजोंग्स हैं, ये जब अरुणाचल प्रदेश में पहला बंद हुआ अप्रैल 1980, उसका बेसिकली कोर इशू रहे, जो है आपसू। और आपसू की फुल फॉर्म क्या है? ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने कंप्लीट शटडाउन बेसिकली इंपोज किया कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स के साथ, जिसमें एक डिमांड यह भी रही कि जो अरुणाचल असम बाउंड्री प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही एक डिटेल लेक्चर डिलीवर किया है, पहले तो उसको सॉल्व करवाया जाए। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो हमारे स्टेट में अनऑथोराइज तरीके से आगे सेटल हो गए, उनको वापस किया जाए, उनको डिटेक्ट किया जाए, डीमार्केट किया जाए। इसके अलावा जो लैंड अलॉटमेंट हो गए हैं या ट्रेड लाइसेंसेस अलॉट हो गए नॉन अरुणाचलीज को, उनको विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए, कैंसिल किया जाए। और ये काफी हद तक जो आपसू के एजिटेशन हुए अरुणाचल में, ये असम में जो 1979 के बाद से एजिटेशन हो रहे थे, उनसे इंस्पिरेशन बेसिकली ड्रॉ करते हुए दिखाई दिए। और इस तरीके से आपसू ने स्टेट लेवल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल बंद्स को भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया अगस्त 1982 से। और उनकी प्राइमरी डिमांड अब सिमट कर रह गई कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। फाइनली 1985 में गवर्नमेंट बैक्ड स्टूडेंट बॉडी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा
कि सेंटर से हम डिमांड करते हैं कि आप इमीडिएटली जो रिफ्यूजीज परमानेंटली सेटल हो गए हैं स्टेट में, उनको आप डिमार्केट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट आप करिए। ऐसे आप स्टेप्स लेंगे कि फ्यूचर में ये जो लोग लगातार आते जा रहे हैं और हमारे जो इंटरनली या हमारी लोकल पॉपुलेशन उसको डिस्प्लेस करते जा रहे हैं, उनको आप तुरंत रोके। ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली ले। और ये एंटी फॉरेनर एजिटेशंस जो बगल में असम में चल रही थी, उनसे अपनी इंस्पिरेशन को ये ड्रॉ करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो नारा लगा रिफ्यूजीज गो बैक, ये स्लोगन्स 1994 में एक बार फिर से बेसिकली बहुत तेजी पकड़ने लगे जब आपसू ने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया कि दिल्ली बेसिकली चला जाए, ताकि जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स हैं इनको डीमार्केट करके हमारी ये जो डेमोग्राफी है, मतलब इनकी नंबर्स हमसे बढ़ते जा रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन के नंबर्स घटते जा रहे हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो लोकल पॉपुलेशन है, वहां की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उनका बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा जा रहा है। और हालांकि चकमा और हजोंग की पॉपुलेशन बढ़ती देखी जा रही है, ज्यादा बेटर पोजीशंस में देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो थ्रेटनिंग है या थ्रेट है वहां की लोकल डेमोग्राफी को, इसको अरेस्ट किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, इसके लिए इन इलीगल फॉरेन नेशनल्स को आइडेंटिफाई करके वापस निकालना ही होगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट से यह भी कहा गया कि जब आपने इनको यहां पे सेटल किया गया तो एक्चुअली आपने एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया इलीगल माइग्रेंट्स या फॉरेनर्स के लिए। और उस वक्त गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दी गई कि आप दिसंबर 31 तक इन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे, इजेक्ट करेंगे। और इस बेसिकली पूरी सिचुएशन को देखते हुए उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की कि पूरे बेसिकली इश्यू को होलिस्टिकली एड्रेस किया जा सके। जो चकमा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से सिस्टमैटिकली जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं, जब उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त उनकी एंट्री रोकी नहीं, उनको सेटल होने दिया, उनको जगह दी। तो एक्चुअली अब क्यों उनको इंडियन प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज का बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है? जो चकमास हैं और हजोंग्स हैं उनका किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह 1980 में बैन कर दिया गया। साथ ही साथ उनको जो ट्रेड लाइसेंस इशू हुए थे 1960s में, उनको भी 1994 में कैंसिल कर दिया गया, सीज कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे ब्लॉकेट्स और रिफ्यूजी कैंप्स पे अटैक्स, जैसे विजयपुर जिसमें एक गांव है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो 3 बार बेसिकली डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा गया, 1989, 1995, ऐसे भी और बहुत मल्टीपल इवेंट्स देखे गए दोस्तों। सितंबर 1994 जो स्टेट गवर्नमेंट था, उन्होंने अलेजिडली एक कैंपेन स्टार्ट की कि एक्चुअली जो स्कूल्स हैं ऐसे एरियाज में जहां पे चकमा, हजोंग से रिफ्यूजी एरियाज हैं, उनको बंद कर दिया जाए और वहां से उनको रिलोकेट कर दिया जाए ताकि उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज ना मिल पाए। ये एलिगेशंस हैं, अनकंफर्म्ड एलिगेशंस हैं। कई डिपोर्टेशन बिट्स भी हुई, जैसे आपसू ने ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है चकमा हजोंग्स की, इसको कई बार फ्लैग किया कि हमारी जो लोकल आइडेंटिटी है, लोकल कल्चर है इंडिजीनियस लोगों की, उसको ये थ्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें प्रॉब्लम और कोई नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं की गई इनको यहां सेटल करवाने के लिए। साथ साथ इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपसू के हिसाब से ऐसा लगता है कि 65,000 से भी बेसिकली ज्यादा हो गई है। वहीं जब इनको पहली बार सेटल किया गया 1964 में असम के लेडो में, तो सिर्फ 57 फैमिलीज हुआ करती थी। मतलब 57 फैमिलीज से अब रफली 65,000। और कई लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है 65 भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट हो सकता है एक्चुअल पॉपुलेशन इनकी 1 लाख से भी ज्यादा हो। वहीं पे सीसीआर सीएचएपी संतोष चकमा, उनका कहना है कि फिगर बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। 2010-11 का जो सेंसस हुआ उसके हिसाब से, उस स्पेशल सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा नहीं है चकमा हजोंग्स की। और हमारे हिसाब से जो 60,000 नई बेसिकली पॉपुलेशन है उसमें से 95% से ज्यादा तो इंडिया में ही पैदा हुए हैं। तो उनको जो सेक्शन 3 है इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट का, उसके थ्रू क्यों बेसिकली सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी? इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन देखा जाएगा जब हम यहां से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले इसी कंट्री में पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं। तो अगर हमें यहां का नागरिक, यहां का सिटीजन नहीं माना जाएगा तो फिर हम कहां जाएं? जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्पेशल सेंसस अभी कैरी आउट होने वाला था,
इसको बेसिकली अभी के लिए तो अबॉर्ट कर दिया है, लेकिन इशू अभी भी मेजर तौर पर सिमर कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोशिश नहीं की हो या सेंटर ने स्टेट्स के साथ मिलकर कोशिश नहीं की हो इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाने का। और इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 96 और 2015 में कि सिटीजनशिप की जो इनकी एप्लीकेशंस हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट सुन के इनको प्रोसेस कर दे, वो भी जो ऑर्डर्स हैं अभी तक पूरी तरह कंप्लाई नहीं हुए हैं। एक बड़ी डायलेमा की सिचुएशन पूरी बनी हुई है। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, चाहे एसएमईज पॉपुलेशन हो, अरुणाचली पॉपुलेशन हो, उनके जो इश्यूज हैं लेजिटिमेट इश्यूज हैं कि एक्चुअली अगर हमारी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सोशल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे, हर्ट होंगे। वहीं जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन में इतने पहले इंडिया में ऑलरेडी माइग्रेट करके आ चुके हैं और बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन को उसमें से उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स भी इशू किए हैं, उस वक्त इनको आने से रोका नहीं गया है। उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके कंसर्न्स भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच लीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोच लीजिए, एज बेसिकली ए फ्लेक्सिबल स्टेट आप सोच लीजिए, या इंडिया तो हमेशा से ही एक ऐसी जगह रही है कि जो भी आया इंडिया ने सबको खुली बाहों से स्वीकार किया। तो उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल इशू नहीं है, सिंपल सोल्यूशन भी इसका नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, चाहे स्टेट हो असम का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सभी मिलके इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, बेसिकली वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। लेट्स स्टे होपफुल, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।